हरमन जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। मेरे ख्याल जितनी मर्यादा सिखिज्म सिखाता है उतना कोई और धर्म नहीं सिखाता। धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुआ सिखिज्म, देश की रक्षा के लिए पैदा हुआ सिखिज्म। एक चीज मैंने नोट की, आप कभी भी इन्हें खालिस्तानी नहीं कहते, आप इन्हें खोतिस्तानी कहते हैं। खोतिस्तानियों का बाप कैसे हो खोतिस्तानियों? जो हमारे गुरु ने बोला है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ, इन मुगलों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ा तो मरना पड़ेगा। ऐसे टाइम पे आप कैसे स्टैंड है और कैसे आप अपने माइंड को बिल्कुल मजबूत रखते हैं? जो शुरू हुई ट्रोलिंग हमारे खिलाफ ऑनलाइन, घर के बाहर की फोटो खींच के डाल रहे हैं, वो मैं बड़ा परेशान हुआ यार। मैंने कहा मेरी एक वीडियो ने मेरी फैमिली को तबाह कर दिया। आज मैं नंगे पाँव घर से भागा हूँ, नंगे पाँव। मैं मरने से डरता, रोज मरने से डरता हूँ। आई एम अफ्रेड ऑफ डाइंग एवरी डे। सर ने जब बातें बताई उनकी 16 साल की बेटी को, जिस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, अपनी बेटी पे जब सोचते हैं ना तो यहाँ भारी होता है। पानी शायद आपके गले से नीचे ना उतरे। ये खालिस्तान का मुद्दा और इन टेररिस्टों को गुरुद्वारों से निकालने का काम करोगे ना, तो उन बच्चों की शहीदियों का असल मोल तब दिया जाएगा। उस टाइम क्या इंडियन एम्बेसी ने आपकी कोई हेल्प करी? कोई फोन नहीं आया, कोई हेल्प नहीं आई, कोई सपोर्ट नहीं मिली, बिकॉज आई एम। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है फिर से हमारे अगले एपिसोड में या अगले पॉडकास्ट में, सोल सिटी टॉक में। एक ना कहावत है हमारे देश में कि आप हिंदुस्तानी को तो हिंदुस्तान से बाहर कर सकते हो, पर हिंदुस्तानी के दिल से हिंदुस्तान को बाहर नहीं कर सकते। एक शब्द है गुरबाणी का कि चिड़िया नाड़ में बाज लड़ावा, गिदड़ा तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तबे गोविंद सिंह नाम कहावा। इस कहावत को सही बिठाते हुए, इसको सही साबित करते हुए, एक हमारे सिख दोस्त हैं जो हमारे गेस्ट हैं इस वक्त, ऑल द वे फ्रॉम यूके, हरमन सिंह कपूर जी। हरमन जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। जय श्री राम जी, सत श्री अकाल सबको। सत श्री अकाल जी। हरमन जी, एक ना जो मुझे याद है, जो मैंने आपका सबसे पहला वीडियो देखा था आज से तकरीबन 2-3 साल पहले, एक छोटी सी क्लिप आपकी इंस्टाग्राम पे काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें आप खालिस्तानियों के खिलाफ कुछ एक मोर्चा खोला। आपने एक छोटी सी बात कही जिस पे आपकी फैमिली शायद आपको थोड़ा सा रोक भी रही थी कि आप मत बोलिए, लेकिन आपने कहा नहीं, किसी को तो स्टैंड लेना पड़ेगा। और उसके बाद आपने सीधा सीधा एक जो खालिस्तानियों का प्रोपेगेंडा है, उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ बोल के, और हिंदुस्तान में सिख हिंदुस्तान के ही हैं, इस पे एक बड़ी अच्छी बात कही थी। मुझे वो क्लिप बड़ी याद है। तो एक ना हमारे देश में या कह लो दुनिया में हर किसी को ये होता है कि हम किसी भी बात पे क्यों बीच में बोलें, लेकिन शायद कुछ लोग, ये दुनिया इसी पे टिकी कि कुछ लोग ना स्टैंड लेते हैं, और आपने वो स्टैंड लिया। तो ये थॉट, ये जज्बा आप में कैसे पैदा होता है? मैं आपको बताता हूँ अपनी छोटी सी कहानी। जब मैं छोटी उम्र का था, हाँ जी। 10-12 साल का, मेरी हमेशा एक होती थी कि अगर मैं हिंदुस्तान में होऊंगा तो आई वांट टू गो टू द मिलिट्री ऑफ इंडिया एंड सर्व द कंट्री। ओके। देशभक्ति तो सिखों के अंदर खून में ही होती है। खून में ही होती है, बिल्कुल। तो चलो, वो तो मौका मिला नहीं, काम काज में फंस गए, यहाँ वहाँ भाग दौड़ में लगे रहे, जिंदगी ऐसी ही बीत गई, मौका नहीं मिला कभी। और जो मैंने, आपने मेरी जो वायरल वीडियो की बात कर रहे हैं, वो भी एकदम से मैंने सोचा नहीं था कुछ। ओके। वो एकदम से ही बन गया और डाल दिया, एंड दैट थिंग्स चेंज्ड एवरीथिंग फॉर मी। मेरी लाइफ उथल पुथल हो गई। लेकिन मुझे बहुत ही खुशी हुई कि मैंने अपनी मन की बात की, क्योंकि ये बात दबी हुई थी अंदर, बोल नहीं पा रहे थे हमेशा, हमें क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल। फिर एहसास हुआ, ये जो पगड़ी गुरु ने पगड़ी दी ना हमको, ये हाँ जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिख परिवार में पैदा होने से पगड़ी मुझे मिल गई फ्री में, लेकिन मैंने क्या हक अदा किया इस पगड़ी का आज तक? बिल्कुल। तो वो जब पगड़ी का हक अदा करना था तो सच बोला, और सच बहुत ही कड़वा होता है और लोगों के दिल पे लगता है। बिल्कुल। उस वजह से हमारे को बहुत ही उत्पीड़ना हुई, परेशानियां हुई, मिलिट्री लॉस, फिजिकल लॉस, फाइनेंशियल लॉस हुआ। लेकिन खुशी इस बात की है कि मैं बोला, मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा हुआ है आज तक, और हम आज भी डट के लड़ रहे हैं इन खोतिस्तानी के खिलाफ, जो मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी का नाम बर्बाद कर रहे हैं, खालसा शब्द को बदनाम कर रहे हैं। तो ये अंदर दबा हुआ था, बाहर आ गया, अब रुकने नहीं वाला ये। बिल्कुल। आपने ना, एक चीज़ मैंने नोट की, आप कभी भी इन्हें खालिस्तानी नहीं कहते, आप इन्हें खोतिस्तानी कहते हैं। क्योंकि खालसा इज
अ बिग वर्ड, अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। और हमें भी ना दुख होता है, मतलब बीइंग अ हिंदू भी। अभी आपको पता होगा कि यूएस और कनाडा में हिंदुओं ने भी अपने मंदिरों के बाहर खालिस्तानियों के खिलाफ एक मोर्चा सा खोला। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि किसी हिंदुस्तानी ने खालिस्तानी झंडे के ऊपर पैर रखा। अब बुरा ये लगता है कि एक तो वहाँ पे जो निशान है, जो उन्होंने यूज़ किया है, बिल्कुल, जो उन्होंने यूज़ किया है अपने झंडे में, ऊपर से खालिस लिखा हुआ है, उसके ऊपर जब एक हिंदू ही पैर रख रहा है, तो बुरा तो लगता है। लेकिन शायद इन्हीं जो ये जो सेपरेटिस्ट हैं आपके, इन लोगों ने इतना परेशान कर दिया लोगों को, या इतना अब अति कर दी, जिसके बाद शायद लोगों ने ये कदम उठाया। मैं इसकी सराहना तो नहीं करता, लेकिन ये कुछ लोगों ने किया। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं खालिस्तानी या खोतिस्तानी जैसे आप कहते हैं, इन लोगों ने मजबूर किया इन लोगों को ये चीज़ करने के लिए? ये इनकी शुरू से चाल थी, जो ये हमारा और आपका खंडा साझा है। ये खंडा बिल्कुल। सिखों का नहीं, हमारा साझा खंडा है। बिल्कुल, और हिंदू सिख भाई-भाई हैं। बिल्कुल। भाई-भाई क्या, एक और ही है। नहीं है। बिल्कुल, एक ही हम एक ही है, भाई-भाई है। बिल्कुल, एक ही बाप के 2 बेटे हैं। बिल्कुल, मेरे दादाजी हिंदू थे। जिन बिल्कुल, श्रोताओं को नहीं पता, बता दूँ, मेरे दादाजी हिंदू थे। मेरे दादाजी के जो भाई थे वो सिख थे। वैसे ही उनके परिवार के पीछे से भी ऐसा था कि परिवार के और सदस्य में से एक सदस्य सिख था। वो सदा बिल्कुल, चला आ रहा है। एक बिल्कुल, परिवार में से सदस्य सिख बना। तो मेरे पिताजी सिख थे अपने हिंदू परिवार के अंदर। तो कोई बोले कि हम सिख आसमान से गिरे हैं, तो वो गलत है। हम बिल्कुल, जहाँ से आए वो रूट्स हमारी वही हैं। तो बिल खंडा साहब हमारा साझा है। और ये जानबूझ के लगाया गया खंडा साहब उनके झंडे पे, कि लोगों को प्रवोक किया जाए और कल को हिंदू या कोई और उस पे चढ़े और उससे कम्युनिटल वायलेंस फैले। ये एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि अगर देखा जाए, आज तक दुनिया में किसी भी देश के झंडे में धर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया। बिल्कुल, दुनिया भर के, कोई भी किसी धर्म के बारे में उल्लेख नहीं किसी दुनिया के किसी भी देश के झंडे के ऊपर। सिर्फ इन खोतिस्तानियों के झंडे पे है। क्यों? क्योंकि वो खोते हैं। बिल्कुल, देयर शुड बी डिफरेंट साइन फॉर देयर व्हाट दे वांट। उनको एक डिज्नीलैंड चाहिए, तो मिकी माउस बना दो। हाउ कैन यू यूज रिलीजियस सिंबल ऑन द पॉलिटिकल सिंबल? दे कैन नॉट। बिल्कुल, तो ये साजिश थी। हम इसका पर्दाफाश कर रहे हैं। हम किसी पीछे पड़े हैं, हम नहीं मानते। हम ना खालिस्तान मांगते हैं, ना वो खंडा जो आपने लगाया हम उसको मानेंगे। आपने सब बर्बाद कर दिया है। खालसा बिल्कुल, प्योर वर्ड है। खालसा प्योर, शुद्ध। बिल्कुल, जो खालिस्तान मांग रहे हैं, क्या वो शुद्ध है? वो क्या खालिस है? सच्चे हैं? आप मेरा टाइमलाइन देखिए, खालिस्तानियों ने, खुतिस्तानियों ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया। रेप थ्रेट, घर पे अटैक। कोई सिख, गुरु का सिख किसी पे अटैक करेगा? गुरु का सिख पैदा हुआ मदद करने के लिए, बिल्कुल, कमजोर की। ये झुंड में 20 झुंड में आके इन्होंने अटैक की है। सिर्फ मेरे पे नहीं, दुनिया में हर कोई जो इसके खिलाफ बिल्कुल, बोला है। ये सिख नहीं है, ये मुगलों की औलादे हैं। ये गजनी की औलादे हैं, जो आज भेष बदल के, पगड़ी पहन के सिख बन के बैठे हुए हैं। तो मैं खड़ा होकर लड़ूंगा, क्योंकि मेरी गुरु की पगड़ी को बदनाम कर रहे हैं। जब मेरे घर पे अटैक करने आए थे उन हरामजादों ने, सॉरी फॉर द वर्ड, वो गुरु की पगड़ी पहन के आए थे, कृपाने पहन के आए थे। उन्होंने मेरी गुरु की वेशभूषा का बदनाम किया है, अपमान किया है। जो घर पे उस भूषा में, वो पगड़ी, वो दाढ़ी, वो गात्रे पहन के आए मेरे घर के बाहर मेरे बच्चों पर अटैक करने। सिख कभी नहीं करेगा, सच्चा सिख गुरु का। बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल, खड़ा हूं। अगर वो मेरे घर पे नहीं आते, तो आज आपका मेरा इंटरव्यू नहीं हो रहा था, क्योंकि बिल्कुल, मैं लड़ता ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन जब सिख घर पे आके अटैक कर रहे हैं इनोसेंट बच्चों पे, उसने मुझे दिया, मेरे गुरु ने मुझे, राम जी ने कहा, हरमन आपको लड़ना पड़ेगा, मरना है तो मरना ही पड़ेगा इस राह में, लेकिन आपको इन लोगों का पर्दाफाश करना है कि ये सिख नहीं है। मेरी बेटी ने कहा, पापा ये मेरी फोटो रोज लगाते हैं, मैं रो पड़ूंगा भी। ये मेरी फोटो रोज लगाते हैं, ऑनलाइन चाटते हैं, मुझे रोज बेचते हैं। मुझे परवाह नहीं है इस चीज की, क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं, आई एम टू स्ट्रॉन्ग। मैं कोई उल्टा कदम नहीं उठाऊंगी। लेकिन आपको लड़ना पड़ेगा और बेटियों के लिए, औरों की बेटियों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। मैं तो आपकी बेटी हूं, मैं सुसाइड नहीं करूंगी। ये ना हो कल किसी और की बेटी की फोटो टांगे, चाटे, रेप थ्रेट दे, उसको सुसाइड कर ले। तो आपको लड़ना पड़ेगा। जो हमारे गुरु ने बोला है कि इन आतंकवादियों के खिलाफ, इन मुगलों के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा। मरना पड़ा तो मरना पड़ेगा। ये मेरी बेटी के शब्द हैं।
तब वो 18 साल की थी। तो लड़ना पड़ता है। ये बिल्कुल। बदनाम कर रहे हैं मेरी सिक्खी को, मेरे राम जी को, मेरे गुरु गोविंद सिंह जी को, इस पगड़ी को बदनाम कर रहे हैं ये। मैं अगर कहूँ ना हरमन जी, तो ये सिख हैं भी नहीं, क्योंकि सिख लोग कहते हैं कि एक कहावत है पंजाब में कि कुड़ियाँ सब्दियाँ सांझियाँ। हम्म। अगर वो आपकी बेटी के साथ इतना गलत व्यवहार कर रहे हैं तो एक्चुअली वो अपनी बेटियों के साथ भी कर रहे हैं। मतलब मैं सॉरी टू से, लेकिन उनकी बेटियां अपने घर में भी शायद महफूज नहीं है अपने भाइयों से, अपने बाप से। मैं कई बार उनकी बेटियों से मिला हूं, आके रो पड़ी, बोलती है कि काश मेरे बाप बाप आपकी तरह होते। मेरी बेटी को बोला उसने, काश मेरे बाप बाप आपके माँ बाप की तरह होते, हम क्या जिंदगी जी रहे हमें मालूम है। मुंह खोलते हैं, थप्पड़ पड़ता है, मार पड़ती है, कुछ नहीं कर पाते हम। मैंने सुनी कहानी है, हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपने घर की लड़ाई साफ करेंगे भाई। बिल्कुल। और कई बार ना जो अलगाववादी हैं ये लोग भूल जाते हैं कि जब आप किसी को अलग कर रहे हो तो आप हिस्ट्री में नहीं जा रहे हो। और मैं रीसेंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं वहां से भी नहीं जा रहा हूँ जहां से सिखिज्म शुरू हुआ। राम मंदिर बना है अभी हाल फिलहाल में, अभी 1 साल ही हुआ है। और 1 साल पहले जब राम मंदिर बना ना, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि पहली FIR बाबरी मस्जिद के खिलाफ कि यहाँ पे राम मंदिर होना चाहिए, वो सिखों ने लिखवाई थी अंग्रेजों के टाइम पे। तो ये शायद मतलब लोगों को या तो ये इन्फॉर्मेशन पहुंची नहीं है, क्योंकि हमने देखा छोटी छोटी बातों पे ना इन्होंने डिवाइड करना शुरू किया कि जैसे सिखों को कह दिया गया कि सिख टिक्के नहीं लगाते। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कई लोग आ जाते हैं कि जी सिख टिक्के लगा रहे हैं आजकल। गुरबाणी कहती है कि जिस माथे पे टीका नहीं सचता ना, वो माथा गुरु के सामने टेकने लायक भी नहीं है, ये गुरबाणी कहती है। लेकिन शायद इन अलगाववादियों ने हर चीज़ में आपको अलग करना है। क्योंकि एक हमारे घर पे ना, मैं डिफेंस फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ जरा एक चीज़ चलती है कि इन्हें पता है कि हिंदू और सिख जब तक एक है ना, तब तक आप इस देश को जो वो मतलब कब्जा नहीं कर सकते आप। तो इनको लड़वाओ आपस में, सबसे पहले इनकी एकता तोड़ो। वरना शायद आपने सुना हो ना सुना हो, जो गुरु साहब की जलंधर फौज थी उसमें सबसे ज़्यादा लड़ाके हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के थे। उस टाइम पंजाबी था वो पूरा। मैं हमीरपुर से हूँ, तो हमें पता है कि हमीरपुर के लड़ाकों को गुरु साहब ने कितनी इज्जत बख्शी है। तो उस टाइम हिंदू सिख सब इकट्ठे ही लड़ रहे थे। तो मेरे ख्याल से मतलब लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये पीछे हिस्ट्री क्या है। ये हिस्ट्री जानबूझ के बदली जा रही है। मैं अगर आप आई कीप ऑन पोस्टिंग वीडियोस के गुरबानी में जो श्री राम का नाम अंकित है बार बार। बिल्कुल। हमारे जो एसजीपीसी के लीडर, जो समाज के ठेकेदार बोलते हैं कि ये वो राम नहीं है, ये रमने वाला राम है, हाँ जी। अलग करने के लिए। बिल्कुल। तो मैंने कई इंस्टेंसेस दिए, मुझे जवाब आज तक जवाब नहीं आया। और जो मैंने उदाहरण दिए हैं, वो शब्द आजकल गुरुद्वारों में गाने से मना है। बिल्कुल। बाइकॉट सेंसर्ड है कि जो ये शब्द गुरुद्वारे में गाएगा उससे हम ये ग्रंथी की वो जो भी ये पार्टी की वो ले लेंगे, और बिल्कुल। उसके खानदान पे अटैक होंगे, बेटियों पे रेप थ्रेट जाएंगे, ट्रोलिंग होगी, डॉक्सिंग होगी। ये और ये शब्द नहीं गुरुद्वारे में नहीं होते। आप बिल्कुल। सुन लो, आपने कब सुना ये शब्द गुरुद्वारे, किसी गुरुद्वारे में भी? किसी गुरुद्वारे में नहीं। त्रेते ते मान्यो राम रघुवंश कहलायो, त्रेते ते मान्यो राम रघुवंश कहलायो। कहलाए। बिल्कुल। इसके पहले भी एक शब्द, उसके लाइन है, बाद में भी लाइन है। तो इस लाइन का मतलब है कि त्रेते युग में श्री राम इंसान के रूप में भगवान का अवतार लेके आए। इसका बिल्कुल। मतलब ये है। उससे पहले कौन आए वो लिखा है, उसके बाद लिखा है कृष्ण जी आए द्वापर युग में। बिल्कुल। उसी शब्द की अगली लाइन, बिल्कुल। कृष्ण जी भगवान का, पहले राम जी आए फिर कृष्ण जी आए। बिल्कुल। उसके बाद लाइन में क्या लिखा है? कलयुग में कौन आया? गुरु नानक, अंगद, अमरदास। बिल्कुल। अब आप अगर उस राम को राम नहीं मान रहे कि वो राम भगवान का रूप लेके आया है संसार में, तो फिर गुरु नानक के भी बारे में भी उसी शब्द में लिखा हुआ है। तो आप उनको कैसे आप अवतार मानते हो और उस राम को अवतार क्यों नहीं मानते? और ये शब्द गुरुद्वारे में गाने से मना है। बिल्कुल। राजा राम जपत को ना तार्यो। राजा राम तो लिखा है, उससे पहले राजा, राजा राम जपत को ना तार्यो, कि राजा राम का नाम लेके हर कोई तर जाता है। बिल्कुल। ये गुरु ग्रंथ साहब जी में लिखा हुआ है। उसके बाद एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि किस तरह विभीषण तर गया, ये कैसे तर गया, वो कैसे तर गया राम का नाम लेके। बिल्कुल। अगर ये राम ये कहते हैं कि रमने वाला राम है, तो फिर एग्जाम्पल क्यों ये दिए गए हैं राजा राम के? त्रेता युग के वो भी। तो
ये समझना बहुत जरूरी है आम आदमी को जो भटक रहा है, जो और इसमें कमी हमारी सरकार की है। बिल्कुल वजह क्या है? हमने सरकार से लड़ नहीं सकते हिंदुस्तान की, मैं क्यों हुई नहीं, मैं तो इंडियन हुई नहीं, आई एम ब्रिटिश। जो एसजीपीसी वाले कर रहे हैं, ये तोड़ मरोड़ रहे हैं गुरु ग्रंथ साहब जी को। बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट ऑब्जेक्टिंग। बिल्कुल साथ ही साथ गुरुद्वारा हरिमंदिर साहब में आतंकवादियों की फोटो लगी हुई है। बिल्कुल अजायब घर वो म्यूजियम बना हुआ है शहीद ऑफ पंथ, जिसमें जितने टेररिस्ट ने खून किए, रेप किए, इनोसेंट लोगों को बस से उतार उतार के मारा, उनकी फोटो लगी हुई है। जो न्यू जनरेशन है जिसको पता नहीं 84 क्या था, 1995 में क्या हुआ, जो 2000 में पैदा हुए हैं, उन्हें क्या मालूम। वो जाते हैं बिल्कुल गुरुद्वारे, वो बिल्कुल देखते हैं, वो मानते हैं वो भिंडरावाला जी हमारे संत थे, और वो लड़ते हैं इस पंथ के लिए, क्योंकि देयर इज नो ऑब्जेक्शन फ्रॉम सेंटर की आतंकवादी फोटो को लगाई आपने। बिल्कुल तो ये सब मिली भगत है। आम आदमी पिस रहा है, जो बोलता है उसको मार दिया जाता है या चुप करा दिया जाता है, और सरकारें और ये आतंकवादी आपस से मिले अपने पॉलिटिकल गेन के लिए। ये कड़वा सच है। बिल्कुल आज तक क्यों नहीं खाई बात सेंटर ने कि क्यों लगाई आतंकवादी की फोटो? बिल्कुल बेअंत सिंह, सतवंत सिंह जिसने इंदिरा गांधी को मारा, आई एम अगेंस्ट इंदिरा गांधी 100%, आई हेट दैट लेडी, ठीक है, आई हेट इट, बट बेअंत सिंह, सतवंत सिंह ने उसका अंगरक्षक बन के उसको मारा, दैट आई डोंट लाइक इट। बाहर मारते रोड पे मार दो, मंजूर था, लेकिन सर आप किसी का विश्वास जीत के आपने विश्वासघात किया। आपने जिसने आप पे भरोसा किया, आपने उसी को मार दिया। ये सिक्खी में नहीं है। बिल्कुल सरदार ने जबान दे दी तो दे दी कि मैं आपका रक्षक हूं, मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, तो जान देके भी करेगा, मगर इन्होंने जान ली। चाहे वो डायन थी, चाहे उसने बहुत सिख मरवाए, सब कुछ किया, लेकिन दैट इज नॉट द वे टू किल हर। दैट लेडी को अगर मारना था, बार बम छुड़ा के मारते, कुछ और तरह से मारते, लेकिन आपने ये गलत किया, उस वजह से दंगे हुए, हजारों सिख मरे, आज तक हम तड़प रहे हैं, इंसाफ नहीं मिला। लेकिन जिम्मेदार कौन था? जिम्मेदार सतवंत सिंह, बेअंत सिंह थे, और ये हमारे ठेकेदार है समाज के, जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल मारो, मारना जरूरी था, ठीक है, बदला लिया आपने, लेकिन नॉट द वे दैट लेडी वाज किल्ड। मैं इसके खिलाफ हूं। जिस तरह से मारा गया वो डिफरेंट, जिस तरह से मारा गया दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग, और उनकी फोटो लगी हुई है। और आम जो आजकल का जवान है, सिख है, वो क्या सोचेगा कि वो सच्चे है, सरकार झूठी है, और ये बढ़ रहा है, रोक नहीं रहे, इसको रोकना जरूरी है। कहीं ना पंजाब के जो यूथ की जैसे आपने बात करी, यूथ को एक और जगह जैसे आपको पता है कि वहाँ पे जो पिछले दिनों नशे वगैरह काफ़ी बढ़ गए थे, जिसे हम चिट्टा कहते हैं, उसमें काफ़ी शायद उस तरफ मोड़ दिया गया वहाँ के यूथ को, जिसके बाद ना उन लोगों को शायद बाकी चीज़ों से कुछ लेना देना है ही नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि अनंतपुर साहब के ना पाठी हैं, वो कथावाचक भी हैं। उनकी मैं कथा सुन रहा था लाइव, मतलब मैं गया हुआ था, मेरे दोस्त के यहाँ पे उन्होंने बुलाए हुए थे। तो उन्होंने बताया कि मुझे एक कथा करने के लिए जाना था कहीं दूसरी कंट्री। तो वो वीज़ा ऑफिस चले गए, और जब वीज़ा ऑफिस गए तो जो जिसके पास बैठे हुए थे उसने उनको 2 मिनट वेट करने के लिए कहा, और वो बाहर गए, और उन्होंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि इनसे थोड़ा खाने पीने का पूछ लो। तो अब वो, क्योंकि एम्बेसी है तो वहाँ उसी तरह का पूछा जाता है, उन्होंने आके उनसे पूछा कि आप वाइन वगैरह लेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। तो कहते चिकन वगैरह कुछ मंगवाते? कहते नहीं, मैं नॉन वेज नहीं खाता। तो उन्होंने मुंह पे कहा उस रिसेप्शनिस्ट ने कि आप कैसे सरदार हैं जो ड्रिंक नहीं करते और नॉन वेज नहीं खाते। और उन्होंने उन कथावाचक ने स्टेज से कहा था सिखों को कि तुम रुल जाओगे, तुम लोगों ने अपने लिए क्या सोच बना दी है लोगों के दिमाग में कि अगर कोई सरदार है, किसी ने पगड़ी पहनी है, तो वो दारू भी पीता होगा और वो नॉन वेज भी खाता होगा, जबकि असल में ये नहीं है। मर्यादा, मेरे ख्याल जितनी मर्यादा सिखिज्म सिखाता है, उतना कोई और धर्म नहीं सिखाता हुआ। तो कहीं ना कहीं शायद ये भी वजह है। कि हमने खुद को, देखो, पिछले 100 साल में ना सिख पैदा हुए हैं, हाँ जी, सिंह उन्होंने पैदा हमने हुए। कुछ किया नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं किया था सिखों ने। जो आज से 300-400 साल पहले सिखों ने जो किया था ना, हाँ जी सिखिज्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वो उन्होंने किया। और जिनको बुरी, हम जैसे लोगों को फ्री में पगड़ी मिल गई, वो चोड़े होते हैं, हम सिख हैं, दे डोंट नो द वैल्यूज ऑफ सिखिज्म। हाउ दे हैव अर्न्ड दिस। बिल्कुल बस वो जो काम किया
हमारे पूर्वजों ने, वो उसकी पेंशन खा रहे हैं। बिल्कुल। पूछो ना, अब मैं दारू पीता हूँ, सब करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कि दारू पी के लड़ रहा हूँ, नॉनवेज खा बिल्कुल। रहा हूँ तो कुछ है। बट मेरे सिद्धांत क्लियर है, जो बेसिक है सिखिज्म का, कि हम किस लिए हैं, क्यों है, हमें क्या करना है, वो मेरे लिए जीवित है। बिल्कुल। दारू विस्की पी के या नॉनवेज खा के बुरा इंसान तो मैं नहीं बन सकता। अगर ऐसी बात है तो पूरा वेस्टर्न कल्चर ही फिर गलत है ना। बिल्कुल। फिर क्यों सारी दुनिया, क्यों हमारे सारे सिख भाई क्यों भागते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में? बिल्कुल। तो ये बात तो दिमाग का है कि जो दारू पीता है वो बदतमीज है, अच्छा इंसान नहीं है। दैट इज हमारे देवी देवता तो सोमरस पीते थे, सोमरस। अब सोमरस बोलो या विस्की बोलो, बात तो वही होगी ना। बिल्कुल। हमारे जितने निहंग सिख हैं वो भांग पीते हैं, गुरुद्वारे के अंदर जाके पीते हैं। भांग भी तो अल्कोहल ही हुई ना। बिल्कुल। उसका वो पीना ठीक है, मेरा विस्की पीना गलत क्यों है? जो निहंग बकरे काट के डाल रहे होते हैं, कि बकरे काट के बना रहे हैं, उनको खाना अलाउड है, मुझे खाना अलाउड क्यों नहीं है? दैट शुड बी। अगर बातें बहुत है, हमारे में अंदर ही हमने सिखों ने आपस में खुद को बांट लिया है। दे बिल्कुल। डोंट नो सिखिज्म क्यों पैदा हुआ। सिखिज्म क्यों हुआ? धर्म की रक्षा के लिए पैदा हुआ सिखिज्म, देश की रक्षा के लिए पैदा हुआ सिखिज्म। गुरुजी ने क्या कहा है? गुरुजी ने कहा है कि जिस देश में आप रहते हो वो आपका धर्म है, आपको उस देश की सेवा करनी है, पहले उस बिल्कुल। देश को बचाना है। अब मैं ब्रिटेन में हूं तो ब्रिटेन इज माई रिलीजन, मुझे इस देश की सेवा करनी है क्योंकि गुरु का हुक्म है, बचाना है इसको, जो इसको खराब कर रहा है, चाहे वो मेरे बंदे हैं चाहे कोई और लोग हैं। तो लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि सिखिज्म बना क्यों था। वो कहते हैं सिखिज्म बना बस कि उठो और लोगों पे रोप डालो कि मैं सिख हूं, तू मेरा आगे बोलेगा नहीं। आजकल क्या कर रही है निहंग, जो रस्तों में लोगों को पीट रहे हैं, तो ये क्या थप्पड़ मार रहे हैं, पीट रहे लोगों को, गुंडागर्दी कर दी है, कमजोर को मार रहे हैं। बिल्कुल। सिख पैदा हुआ था कमजोर को बचाने के लिए और बलशाली को मारने के लिए। आज उल्टा हो गया, बलशाली की वो पूजा कर रहे हैं, कमजोर को मार रहे हैं वो। बिल्कुल। तो ये चीजें सिखाना कौन सिखाएगा? मेरी अकेली आवाज तो इज नॉट एनफ, आपका पॉडकास्ट इज नॉट एनफ। द बिल्कुल। मेन स्ट्रीम मीडिया, जो सरकार के चैनल है, न्यूज चैनल, वहां से ये बात जानी चाहिए कि लोग सुने। आपको मुझे कितने लोग सुनेंगे? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख? बिल्कुल। मगर ये काम हमारा थोड़ी है, ये काम सरकारों का है कि ठीक करें। ये करते नहीं ठीक वो चाहते ही चीज बड़े 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 बड़े, ऐसे नहीं होगा भाई। उनको भी आना पड़ेगा, कड़वा सच बोलना पड़ेगा, वो बोलते ही नहीं है। हम एक दिन मारे जाएंगे, एक दिन आपको खबर आएगी घर को गोली लगी, हर मर गया, आवाज खत्म। और जब मैं चुप हो गया 100 लोग और चुप हो जाएंगे, कोई उठ के आगे नहीं आएगा। 3 साल से लड़ रहा हूं लंदन में, कोई और सरदार सामने नहीं आया ऐसा लड़ने के लिए, मालूम है उसको कि मारा जाएगा। हम पागल है क्योंकि हम गुरु के सिख है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊ तो गुरु गोविंद सिंह जी नाम के लाओ, वही है, लड़ रहे हैं। हम परिवार के 4 सदस्य हैं, लड़ रहे हैं 6 लाख से। बिल्कुल। अभी हमारा जो चैनल है ना सर, वो एक्चुअली नाम से ही डिफाइन करता है सोल सैनिटी, के डिप्रेशन और इन सब चीज़ों से लड़ने के लिए एक मुहिम है हमारी। आपके पास जब ये मतलब ये फेज़ आया आपकी लाइफ में कि जब आपको थ्रेट्स आने लगे, आपकी आपके परिवार को टारगेट किया जाने लगा, तो इंसान ना उस टाइम शायद टूटता है। लेकिन आप, मैंने आपके वीडियोज़ वगैरह भी देखे थे, लेकिन आप खड़े रहे, डटे रहे। तो ये जो शायद फैमिली की सपोर्ट आपके पास थी, इसलिए भी। तो ये जो जज़्बा है ना, ये शायद इंसान को अलग करता है बाकी इंसानों से। जो, क्योंकि अगर हम जो गुरबाणी की बात कर रहे थे, आपकी 1.25 लाख से एक लड़ा हूँ, तो हर कोई तो नहीं लड़ रहा, हर सिख भी नहीं लड़ रहा। लेकिन मेरे ख्याल से जो लड़ रहा है वही सिख है। बाकी तो सिर्फ नाम के, जैसे आपने कहा कि सिर्फ फ्री में पगड़ियाँ मिल गई हैं, तो वो वाला सीन है। पर उस टाइम पे जब आपके पास इतने थ्रेट्स आ रहे थे, और बिजनेस है आपका, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे लंदन में, ऑब्वियसली वो भी इफेक्ट हुआ होगा। तो उस टाइम आपके बिजनेस बंद हो गया हमारा, अच्छा, बंद हो आई गया। लॉस्ट, अगर इंडियन रुपीज बोलो, आई लॉस्ट 20 करोड़ इन लास्ट 2 ओ। इयर्स। ओ। ऐसे टाइम पे आप कैसे स्टैंड है, और कैसे आप अपने माइंड को बिल्कुल मजबूत रखते हैं? मेरी भगवान राम जी की कृपा बोलो, गुरु नानक जी की कृपा बोलो, मेरी फैमिली इज वेरी सपोर्टिव। मैं आपको बता दूं किस्सा एक, कहीं जगह ज्यादा शेयर नहीं किया मैंने। जब मेरे पे अटैक हुआ, जब शुरू ये झगड़ा शुरू हुआ मेरा खालिस्तानियों के साथ, हाँ जी। जिनको मैं पाकिस्तानी बोलता हूँ, जब
उन्होंने मेरे पे 2 बार अटैक किया मेरे रेस्टोरेंट पे, तो इट वाज ओके, नो प्रॉब्लम। देन दे अटैक्ड माय होम। जिस दिन उन्होंने मेरे घर पे अटैक किया ना, उस दिन मेरा दिमाग खराब हो गया। आई वाज इन बिग शॉक कि गुरु के बंदे पगड़ी पहने हुए बाहर खड़े हैं 20 बंदे हथियार लेके। मेरी बीवी अंदर रो रही थी कि बार-बार के ये क्या हो गया हरमन, तूने क्या कर दिया, ये क्या हो गया? बेटी रो रही, बेटा मेरा मम्मी को, अपनी माँ को, और बेटा 17 साल का, 16 साल का था उस टाइम। ओके। वो कहता है माँ को और बेटी को, बहन को, आप अंदर जाओ, पापा में बाहर जा रहे हैं, डोर लॉक करो। अगर हम मर भी गए ना, डोर मत खोलना हरामजादों के लिए, हम जाके लड़ेंगे। 17 साल का बेटा मेरा, कि हम लड़के मरे भी गए ना, मेरी माँ डोर मत खोलिए कि हमें जान से मार रहे हो, हम लड़ेंगे और मरेंगे। ये था जज्बा मेरे बेटे का। दैट्स वी कॉल अ रियल सिख एक्चुअली। उसके बाद पुलिस बुलाई, पुलिस ने उनको अरेस्ट नहीं किया। पुलिस के सामने हमको धमकियां दे रहे, फोटोएं खींच रहे हमारी। फिर मैंने और मेरे बच्चों ने उठाए बैग और हमने उसी टाइम अपना घर छोड़ दिया। 10 दिन के लिए हमने लंदन छोड़ के, वी वर अंडरग्राउंड। हमको घर छोड़ के भागना पड़ा अपना, इन खुदिस्तानी की वजह से, जिन्होंने गुरु की पगड़ी पहनी थी सिर पे। और इतनी धमकियां, मैं अगर आइस को लॉग भेजू, 1000 कॉल दिन की धमकियों के आ रहे हैं, 1000 कॉल। एक फोन बंद करो, दूसरा फोन बंद करो, तीसरा, घर की लाइन, रेस्टोरेंट की लाइन, फोन तोड़ के फेंक दिए मैंने। इतना प्रेशर था दिमाग पे, घर छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि पुलिस भी हेल्प नहीं कर रही। क्या करें, दिमाग काम नहीं किया, चलो भागो अभी। फिर जाके सोचे क्या करें, हम भागे। और उसके बाद जब घर से भागे, जो शुरू हुई ट्रोलिंग हमारे खिलाफ ऑनलाइन, घर के बाहर की फोटो खींच के डाल रहे हैं वो, कि हरमन घर से भाग गया, घर के बाहर नहीं है, दुकान बंद है, रेस्टोरेंट बंद हो गया, घर छोड़ के भाग गया, नॉट नो वेयर टू सी, हम जीत गए, हम जीत गए, वापस आएगा छोड़ेंगे नहीं उसको। मैं बड़ा परेशान हुआ यार। मैंने कहा मेरी एक वीडियो ने मेरी फैमिली को तबाह कर दिया। आज मैं नंगे पाँव घर से भागा हूं, नंगे पाँव। सो नॉट गुड फॉर माई किड्स, व्हाई शुड दे सफर? मैंने किया, मैं कर लूंगा, मर जाऊंगा, मर जो होगा मैं कर लूंगा, मगर मेरी बच्ची, मेरी बीवी को सफर कर रहे हैं। मैंने बुलाया, मेरी वाइफ को बुलाया, मैंने कहा मेरी बीवी मेरी बात सुन यार, बिकॉज ऑफ माई दिस वन वीडियो आप सबकी जिंदगी मैंने खराब कर दी है। मैं तो 50 साल का हो चुका हूँ, बच्चों की उम्र छोटी है, और मैं नहीं चाहता कि ये ऐसी डर डर के जिंदगी जिए कि घर से भागे हैं फिर भागना पड़े और चुप होके रहे। मुझे जिंदगी नहीं जीनी, मैं माफी मांग रहा हूँ। और सर इन खालिस्तानियों से मैं माफी मांग रहा हूँ हाथ जोड़ के कि मुझे माफ कर दो, मेरे बच्चों को बख्श दो। मेरी बीवी ने बच्चों से बात की। बच्चे कहते हैं भी इसको, माँ को, कि मम्मा, मेरा बेटा बेटी मेरे सामने नहीं, अलग से बात की, कि मम्मा अगर पापा ने माफी मांग ली ना उनसे, तो हमारे चक्कर में अगर पापा ने माफी मांग ली तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे, कि पापा हमारे जो इतने स्ट्रांग है उन्होंने अपने बच्चों की वजह से माफी मांगी है। नहीं, हम माफी नहीं, मेरे पापा माफी नहीं मांगेंगे, एंड वी आर गोइंग बैक होम। और अगली बार हम घर से भागेंगे नहीं, हम लड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चे मेरे 17 साल 18 साल के बच्चे ये बात बोले, ये वहां से मिलती है आपको मजबूती लड़ने की। उन्होंने मुझे साहस दिया, क्योंकि मैं किस लिए लड़ रहा हूं, मैं बच्चों के लिए लड़ रहा था ना। तो बच्चों ने बोला वी आर रेडी टू डाई, मगर हम आपको रोज नहीं दे सकते मरते हुए कि आप रोज मरो। हम आपको जानते हैं कि आप कितने प्राइड से जीते हो, बट माफी मांग के मुझे, हमको पता है कि पापा आप रोज मरोगे, एंड वी कैन नॉट सी दैट। मरना तो एक ही बार मरेंगे, लड़के मरेंगे। एंड वी केम बैक। उसके बाद से हमने लड़ाई अपनी तेज कर दी। दुनिया देख रही है, वी आर स्टिल टुगेदर, हम लड़ रहे हैं। नुकसान हुए, पैसे, नंगा आया था नंगा जाऊंगा इस दुनिया से, फिर कमा लूंगा पैसे। लेकिन जो इज्जत है, जो गुरु की शान है, पगड़ी की शान एक बार मैंने गवा दी, वो दोबारा नहीं मिलने वाली। मैं डिप्रेशन में गया, आई एम स्टिल टेकिंग टैबलेट्स, नींद नहीं आती रात को। मेरा चल रहा है मेरा सिस्टम सारा, डॉक्टर के साथ, साइकियाट्रिस्ट के साथ मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, बिकॉज मेंटल स्टेबल नहीं है, किसी से बात करनी पड़ती है। मैं घर के बच्चों के सामने नहीं सोच सकता कि मेरे में क्या चल रहा है। तो आई नीड अ
प्रोफेशनल सपोर्ट वो ले रहा हूं मैं। ये नहीं कि हूं मैं, आई एम नॉट वेरी स्ट्रांग पर्सन, मगर बीता वी नीड सपोर्ट टू फाइट। मैं सपोर्ट इसलिए नहीं ले रहा कि मैं टूट गया हूं, मैं सपोर्ट इसलिए ले रहा हूं मेडिकल, बिकॉज आई नीड टू फाइट अ लॉन्गर वॉर। Yep. मैं डॉक्टर ने बोल दिया, डॉक्टर बोलते छोड़ दे, मैंने कहा मैं छोड़ के मर जाऊंगा। मेरी बीवी को फोन आते हैं कि उसको बोल मर जाएगा, उसको बोल बस कर दे, बंद कर दे। मुझे हर रोज, अभी आप से पहले भी आया डेथ थ्रेट आई है, आपसे पॉडकास्ट से पहले डेथ थ्रेट आई है कि मान जा, सुधर जा, तेरे को छोड़ेंगे नहीं हम। बीवी को फोन आते हैं, बीवी बोलती है देखो हरमन को मारना के गोली मार दो, वो मरने के लिए तैयार है, लेकिन वो चुप नहीं होगा, क्योंकि मैं उसको रोज बढ़ते हुए नहीं देख सकती। एक ही मार दो आके। मैं मरने से डरता, रोज मरने से डरता हूं। आई एम अफ्रेड ऑफ डाइंग एवरी डे। वो मेरा डर है, रोज मरना। मैं आज रोज उठता हूं खुले में, आई वॉच माई सेल्फ इन द मिरर, देख सकता हूं कि हरमन यस तूने कुछ किया है, तू डरा नहीं, बोल रहा है। अगर आई डोंट वांट कि मैं कल से भी उठूं शीशे में खुद को देखना पाऊं, वो दिन नहीं चाहिए मेरे को। बिफोर दैट आई वांट शैड बी किल्ड। मैं ना लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये थ्रेट्स दे रहे हैं ना, और मैं एक चीज़ मैंने एक नोट भी करी, जब आपने एक बात कही ना कि हम चले गए और फिर वापस आए। सर सही बताऊँ, जब आप वापस आए ना, तो आप नहीं इतने टूटे होंगे जितने वो लोग टूट गए, क्योंकि जो वो सोच रहे थे, जो वो चाह रहे थे, वो हुआ नहीं। समझ रहे हैं? हम जब चीज़ों से भागते हैं, तब तक शायद हम कह सकते हैं कि हम डरे हुए हैं, या सामने जो परिस्थितियां वो जीत रही हैं। जब हम परिस्थितियों के सामने आ जाते हैं ना कि अब करो जो करना है हमारे साथ, तो उनकी हिम्मत भी नहीं होती कि वो बोलना। वो एक कहा जाता है ना कि भौंकने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन जो भौंकते हैं वो काटते नहीं है। तो वही वाला सिस्टम है। और सर आजकल आपका मतलब अगर मैं कहूँ, अगर आपका बिजनेस बंद हो गया, तो आजकल आप कर क्या रहे हैं? यही बात है, लड़ाई कर रहे हैं जो जरूरी है, Okay. लड़ना और जरूरी है। फिर जैसे मैं अगर सॉरी टू आस्क, लेकिन घर का खर्चा वगैरह ये सब, क्योंकि चीज़ें तो रिक्वायर्ड होती हैं। जो लड़की है वो भी आ रही है, बैठ। श्योर घर श्योर का खर्चा मेरे नमस्कार। वेलकम मैम। मेरी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, इन्वेस्टमेंट्स थी, सब खत्म हो गई हैं इस लड़ाई में। ओके। खर्चा वही चल रहा है, घर के सारे गहने बिक गए हैं, सारे एसेट्स बिक गए हैं, खर्चा ऐसे चल रहा है। मेरी ना पता नहीं, मैं सर से परमिशन देंगे नहीं देंगे सर मुझे, लेकिन लंदन यूके में रहने वाले हर ना उस इंसान से मैं इस वक्त एक बात कहना चाहता हूँ, जो हिंदुस्तान के बारे में सोचता है, और सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में सोचता है, कि ये फैमिली ना एक ऐसी, मैं ऑर्गेनाइजेशन ही कहूँगा उसे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खड़ी हुई, जिसके खिलाफ हिंदुस्तान में कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है, कोई सिख खड़ा नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग शायद अपने फायदे के लिए कुछ पॉलिटिशियंस बोल देते हैं, लेकिन वो उस तरह स्टैंड नहीं हो पा रहे हैं जैसे ये फैमिली खड़ी है। बिना डरे, बिना घबराए, प्लीज़ इस फैमिली तक रीच कीजिए। इन्होंने मुझे नहीं कहा है, मैं साफ क्लियर करता हूँ, इनकी तरफ से मेरे पास कोई ऐसी वो नहीं है, बस बैठे बैठे, क्योंकि इफ़ ही इज़ डूइंग समथिंग फॉर इंडिया ना, तो इंडियंस का फ़र्ज़ बनता है टू रिटर्न समथिंग टू देम। आप इकट्ठे होइए, कि जिस तरह से हेल्प, अगर ये सर से आप बात कीजिए, जो लोग हैं वहाँ पे, जो एनजीओज हैं जो इंडियंस के बारे में सोचती हैं, और मैं स्पेशली कहना चाहूँगा गुज्जूज से, वो लोग ना बहुत खुले दिल से आते हैं सामने सपोर्ट करने में। आप प्लीज़ इस फैमिलीज को कांटेक्ट कीजिए। ये अगर बिजनेस अपना स्टार्ट करना चाहते हैं दोबारा, तो उस तरह उनकी हेल्प कीजिए। और प्लीज़, एक ना हिंदुस्तानी खड़ा हुआ है हिंदुस्तान को टूटने से बचाने के लिए। प्लीज़ इनकी सपोर्ट में आइए। हेल्प करना नहीं करना वो आपका एक मतलब आपका डिसीजन हो सकता है, लेकिन सपोर्ट करना ना वो डिसीजन नहीं होता है, वो फ़र्ज़ होता है। इन्होंने फ़र्ज़ समझ के मेरी बेटी ना सिर्फ 7 साल की है, और सर ने जब बातें बताई उनकी 16 साल की बेटी को जिस तरह के थ्रेट्स आ रहे हैं, अगर हम सोचे भी ना, तो ये अपनी बेटी पे जब सोचते हैं ना, तो यहाँ भारी होता है। आप पानी शायद आपके गले से नीचे ना उतरे उस टाइम पे।
और कुछ मोमेंट्स हमारी लाइफ में भी कभी डिप्रेशन वगैरह वाले आते हैं ना, तो इतने बड़े नहीं कि हमें थ्रेट्स आ रहे हैं लाइफ के, मतलब हम छोटी छोटी चीज़ों में डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग रिलेशनशिप टूट गया जी, कोई लड़की छोड़ गई, लड़का छोड़ गया, या मैं वो जॉब चाह रहा था वो नहीं मिली, उसी पे डिप्रेशन पे आके ना एक्सट्रीम स्टेप्स पे चले जाते हैं अपने साथ। लेकिन इन लोगों से आपको सीखना चाहिए, और जो इतना सिखा रहे हैं ना दुनिया को, इनकी सपोर्ट में भी आइए प्लीज़, इनको सपोर्ट कीजिए। अभी मैम भी हमारे साथ जुड़ी हैं। मैम कहते हैं कामयाब इंसान के पीछे ना एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक और चीज़ जो मैंने आज नोट करी कि एक ब्रेव इंसान के पीछे ना उसकी वाइफ खड़ी रहती है। आई थिंक आपका जो सपोर्ट सर को रहा है, मैंने फर्स्ट वीडियो में मैं जो सर से डिस्कस कर रहा था, जो मैंने फर्स्ट वीडियो सर का देखा था, उसमें आपकी एक छोटी सी लाइन है कि हरमन प्लीज स्टॉप इट, इतना सा वो मैंने क्लिप देखा था। यू वर ट्राइंग टू स्टॉप हिम दैट डे, लेकिन जैसे सर ने बताया कि उसके बाद आप सपोर्ट में खड़े हो गए, तो आप भी ना, मतलब आप शायद सर से भी ऊपर ही हैं। मतलब मैं अगर ब्रेवरी में बात करूं तो क्योंकि वो ब्रेवरी सर में जो आ रही है ना, वो शायद फैमिली सपोर्ट से है। तो जब आप सर, आपने वो एक टाइम देखा है, वो एक फेज देखा है जब सब कुछ फैमिली के साथ हो रहा था, मैं ये नहीं कहूँगा सर के साथ हो रहा था, पूरी फैमिली के साथ हो रहा था। उस टाइम आपका माइंडसेट क्या था, और आपने कैसे डिसाइड किया कि हाँ अब सर को ना सपोर्ट करना है, हमें माफ़ी नहीं मांगनी है, वी विल फाइट दिस थिंग? नहीं, माफी तो मेरा डे फर्स्ट था कि ये मांगेगा नहीं। वो तो आई कांट सी कि हरमन कपूर किसी से माफी, मैंने कहा मर जा तू, मैं ही मर जाती हूँ, पर माफी नहीं मांगेगा। गलत किया हो तो माफी मांगो, गलत किया नहीं है तो माफी किस बात की मांगो। और इनका एक मिशन है कि इनको सबसे माफिया मंगवानी है और इंस्टाग्राम पे टिकटॉक पे डालना है कि जी वी आर वेरी ब्रेव और देखो हमने माफी मंगवा ली। वो इनका यहाँ नहीं चला आज तक, और इनकी सबसे बड़ी गलती थी, इनको मेरे घर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। जिस दिन ये मेरे घर आ गए ना, दैट वाज, हम इस, पता नहीं हारमोन ने आपको बताया नहीं, हम उस टाइम पे लंदन इंग्लैंड में ही 10 दिन अपने घर से बाहर थे, Yeah, he just told me. छुपे हुए थे। तो उन दिनों की ये बात है, जब हम वापस घर आए 10 दिन बाद सिक्योरिटी के साथ, तो मुझे हारमोन ने बोला एक-एक हैंड कैरी पैक रखो। और मैंने उस दिन हारमोन को बोला अब नहीं, अब नहीं, मैं अपना घर क्यों छोड़ूँ? और वो खुशियाँ मनाए, जश्न मनाए कि देखो डर गए, ये मेरा घर है, मैं यहीं रहूँगी, मरूँगी भी यहीं, जीऊँगी भी यहीं, आने दो इनको। तो क्या हमारे गुरु साहब अपने छोटे-छोटे बच्चे लेकर भाग गए थे? नहीं भागे थे ना, लड़े थे, मरना तो है ही है, सबने मरना है। भगवान ने लिखा हुआ है, आपने कब पैदा होना है, कब मरना है, ज़िंदगी आपकी कैसे आप जियोगे, और ये भी भगवान की मर्ज़ी है। मैं तो हमेशा मानती हूँ कि बिना भगवान की मर्ज़ी में आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। एक ग्लास पानी भी आप उठाकर नहीं पी सकते, अगर ऊपर वाले की मर्ज़ी ना हो। तो इस लड़ाई में वो लेकर आया है। हम एक दिन बैठे ऐसे ही टीवी देखकर, मैंने हरमन को बोला हम क्यों आए इसमें? सडनली नॉर्मल एक टीवी चल रहा था, रेड कुछ ये बड़े शब्द कीर्तन चलते हैं टीवी शब्द पर ना, कीर्तन। जैसे टीवी पे शब्द चलते हैं, इसको दिखाता हूँ। अभी भी आधे पहले टीवी है ना, शब्द हाँ जी। कीर्तन चल रहे हैं, ये 24 बिल्कुल। घंटे चलते ये रहते हैं। चलते रहते हैं। तो तो जब शब्द कीर्तन चलते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हम कोई मतलब पर्सनल कुछ नहीं लगाते, ऑटोमेटिकली। तो उसमें सडनली एक शब्द आया कि तुम जो भी हो, चाहे तुम भिखारी हो, चाहे तुम कोई बड़े बिज़नेसमैन हो, तुम कुछ भी हो, जब तक तुम किसी भी चीज़ में पढ़ते हो, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसमें पढ़ो, उस लड़ाई में। और मैंने मतलब गुरु ग्रंथ साहब के भी आगे हाथ जोड़ के और राम जी के आगे हाथ जोड़कर बोल दिया कि जिस दिन आपको लगेगा कि ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, आप बस कोई इशारा दे देना हमको। लेकिन जब तक वो चाहते हैं, हम कैसे रुक सकते हैं? हमने कई बार कोशिश की कि अब नहीं लड़ते, बस बहुत हो गया, फिर कुछ और हो गया। सपोर्ट नहीं मिल रही, कब तक लड़ते रहे चीजें। लेकिन ऊपर जो बैठा है ना, उसके अपना अलग खेल है। उसके बाद उसने हम पे डाल दिया जेट फ्यूल। सर मैं एक बात बोलूँगा, हमारा जैसे मेरा चैनल है ना, तो हमने डिप्रेशन एंग्जाइटी से लड़ने की कोशिश करी सिर्फ, ठीक है? तो
हमारी अपनी 1 महीने में मेरे पास अच्छा खासा आया। अभी हमने ब्रेक ले रखा है पोस्टिंग से, हम सिर्फ शूट कर रहे हैं जैसे। लेकिन ना हमें मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने भी कहा यार कुछ इन टॉपिक्स में मत घुस। जब मैंने उनको बताया कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो इनमें मत घुस, मतलब तू अपनी मतलब फैन बेस खो देगा कुछ अगर आने होंगे ये वो। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा यार एक बंदा ना वहाँ पे बैठ के मतलब पूरा एक जो अलगाववाद है पंजाब का उससे लड़ रहा है, और हम हिंदुस्तान में रह के कह रहे हैं कि नहीं हम उनसे बात ना करें जो हिंदुस्तान को एक करने की बात कर रहे हैं। मतलब यू इंस्पायर्ड मी, समझ रहे हो सर, कि भाई एक इंसान, क्योंकि मैंने जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आपका जब फर्स्ट वीडियो देखा तो उसके बाद मैंने, और ये मैं बात बता रहा हूँ कोई ये लॉकडाउन के टाइम की बात है शायद, लॉकडाउन जस्ट खत्म हुआ था उसके बाद का ही शायद ये वीडियो था आपका। हाँ जी, उसके बाद मैंने आपके काफ़ी सारे वीडियोस देखे। आप शायद बीच में इंडिया भी आए थे। हाँ जी, हाँ जी, तब भी मैंने कुछ चीज़ें आपकी फॉलो करी थी। और तो हम अगर स्टैंड नहीं लेंगे आज ना, हमें फैन बेस बना के शायद कुछ नहीं मिलेगा। हम बांग्लादेश देख रहे हैं, हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं सिखों का क्या हाल हुआ। वहाँ पे सिर्फ एक परिवार रह गया है सिख। एक बात आपको बता दूं, मैं एक बात जाननी पड़े, बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं अफगानिस्तान से हूँ। अच्छा सर। वी आर फ्रॉम अफगानिस्तान, Okay. नहीं हम अफगानिस्तान से हैं। हाँ जी। तो हमारा जन्म वहाँ पे हुआ अफगानिस्तान के अंदर। Okay. हम अफगानिस्तान में तब से हमारे पूर्वज रह रहे हैं जब अफगानिस्तान वाज द अखंड भारत का हिस्सा। बिल्कुल जब डिवीजन हुआ तो हमारे पूर्वज वहीं पे रह गए, हम Okay. वही हैं। हमने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी, हम उनकी औलादे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम उनकी औलादे हैं कि अफगानिस्तान में रहने के बावजूद, मुस्लिम लॉ के अंदर रहने के बावजूद हमने अपनी गुरु की पगड़ी पहने रखी। हम उनकी औलादे हैं। वी आर दोज ब्रेव फाइटर्स और आज कुछ के लोग नहीं बच्चे हैं। बोलते, आज कुछ लोग नहीं बोलते बिकॉज अगर उनको लगता है हमें क्या जरूरत है, हम क्यों पड़े इस चीज में। बिल्कुल। सॉरी टू से, आप नहीं पढ़ेंगे, हाँ आप नहीं पढ़ेंगे तो वो आपके सर पे पड़ेंगे कुछ सालों बाद, ये फैक्ट है। वो आ रहा है। बिल्कुल। और मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि जैसे ना हमें जो कई बार ना सिखा दिया जाता है या हिंदुओं को कुछ बोल दिया जाता है, सिखों को कुछ बोल दिया जाता है, हमें क्रॉस कम्युनिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। हमें हिंदुओं को जैसे ये बताना चाहिए कि सिख गुरुओं ने आपके लिए क्या-क्या कुर्बानियाँ दी, और सिखों को ये बताना चाहिए कि उन गुरुओं के साथ कौन-कौन खड़े थे। अगर साहिबज़ादे, छोटे साहिबज़ादों के लिए और माता गुजरी के लिए अगर सबसे महँगी जो ज़मीन दुनिया की खरीदी गई है आज तक, 78,000 सोने के शर्फ़ियों की, 4 बाय 4 गज की एक जगह, जो आज की टाइम पे लगाया जाए तो मतलब गिनती नहीं कर सकते कितने करोड़ की वो 4 बाय 4। बिल्कुल, वो ज़मीन खरीदी गई, वो किस काम के लिए खरीदी गई, जब वो सिखों को बताया जाएगा वो खरीदने वाला कौन था? किसने माता गुजरी और छोटे साहिबज़ादों को ठंड में दूध पिलाया जाके, और उनके परिवार का क्या हुआ? वो कौन था? वो एक हिंदू फैमिली से थे। और आज उस हिंदू फैमिली को जब पकड़ा गया, तो उनके बेलने में बच्चों समेत उसको मार दिया। बिल्कुल, बेलने में बेला गया उनको। अंदर चुरा के बच्चों को मार दिया गया। माँ के सामने बेटे का दिल निकाल के माँ के मुंह में डाला गया। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कहानी है उस हिंदू परिवार की जो बताते ही नहीं है। बिल्कुल, कोई नहीं बताता है, और यही शायद सेपरेट कर रहा है, उन्होंने छुपाना शुरू किया। तो छोटे साहिबजादे माता गुजरी जब सरहद के बुर्ज में कैद थे, ठंडे बुर्ज में, कौन सा इनका जट सिख आया जो खालिस्तान मांग रहा है? कौन सा इनका जट सिख उस टाइम आया था बचाने के लिए, उनको दूध देने के लिए? बिल्कुल। सब भाग्य थे। बिल्कुल, वो कायर आज भी बैठे हैं यहाँ पे। अगर बिल्कुल। आज की डेट पे 25 दिसंबर मनाने के लिए जो अभी सरकार, भारत सरकार ने रखा कि छोटे साहिबजादे मनाने के लिए, ये इनफ नहीं है। बिल्कुल। इट्स जस्ट अ स्टेप, इट्स जस्ट अ स्टेप। ये खालिस्तान का मुद्दा और इन टेररिस्टों को गुरुद्वारों से निकालने का काम करोगे ना, तो उन बच्चों की शहीदियों का असल मोल तब दिया जाएगा, मोल तब दिया जाएगा, एक दिन से नहीं होगा। एक दिन से नहीं होगा। इनको ये समझना चाहिए कि ये गुरुओं से ऊपर नहीं है। अगर महाराजा रणजीत सिंह जी ने एक रियासत थी उनके पास, वो चाहते तो अलग देश खालिस्तान उसी टाइम बना लेते। आप उनसे बड़े तो नहीं हो, नॉलेज में आप उनसे बड़े नहीं हो। हमें एज अ हिंदू भी ना, मैं हिमाचल से हूँ बेसिकली, तो पोंडा साहब की ना एक छोटी सी स्टोरी है। वहाँ पे जब गुरु साहब गुरु गोविंद सिंह जी जब वहाँ पे तपस्या कर रहे थे, बैठे हुए ध्यान में थे, तो यमुना जो है ना काफ़ी शोर कर रही थी। एक हिमाचल में सिर्फ वही एंटर है, वही एंट्री है यमुना जी की, थोड़ा सा एरिया वहीं पे बहती है यमुना, तो काफ़ी शोर कर रही थी। तो गुरु साहब ने 2-3 बार उनसे रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा शांति से बह लो, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है।
तो नहीं मानी तो उनको श्राप दिया कि यहाँ से तुम शांत नहीं। तो पोंडा साहिब की जो बाउंड्री है ना, उतने उतने में यमुना बिल्कुल शांत है, उससे पीछे भी शोर करिए पहाड़ों पे, वरना शांत नहीं होती है कहीं पे भी कोई नदी। तो ये जब स्टोरियाँ आप बताओगे ना कि हाँ ये जुड़े हुए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों, एक सिखिज्म है एक हिंदुइज्म है, कुछ अलग नहीं। अभी 500 जब हम कह देते हैं कि अरे 500 साल पुराना धर्म है, धर्म तो उसके ही बाद बना, उससे पहले पंथ था। जो गुरु नानक देव जी ने शुरू की संगत, वो पंथ थी पूरी, वो एक मतलब आपके लिए लर्निंग्स थी, और वो लर्निंग्स पे जब आप जाएंगे ना तो आप कभी अलग हो ही नहीं पाएंगे। ये एक फौज बनी है धर्म की बिल्कुल। सुरक्षा के लिए, देश बिल्कुल की रक्षा के लिए फौज बनी है एक। वही तो, और लोगों को पता होना चाहिए कौन सा धर्म, कौन से धर्म की रक्षा के लिए। और हर घर से एक बच्चा सिख बना, क्यों? बिल्कुल। वो बना मरने के लिए। बिल्कुल जो सिख बच्चों को दिए गए उस टाइम पे, हर परिवार, बिल्कुल। हिंदू परिवार से वो दिए गए थे कि देश की सेवा के लिए ये शहीद होगा। बिल्कुल ये भूल गए हैं बात। लेकिन उनको वो सोचते हैं कि नहीं, उनको ये नहीं अलग पता था ना। दारू पी के बैठे हैं, चिट्टा खा के बैठे हैं, क्या क्या बातें करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब उनके दिमाग में अब ये है ना कि वो जो हमने मतलब, क्या मैं एक चीज बोलती हूँ, क्या उस टाइम के हिंदू बेवकूफ थे कि अपने घर से जो एक बच्चा सरदार बना रहे थे वो इसलिए बना रहे थे कि कल को आके जी हमारे ही गले काटो। बिल्कुल। और एक, अगर मैं शायद आधी कहावत कही जाती है कि सिखों ने हिंदुओं को बचाया। मेरा अगर पूरा इसको करूं तो हिंदू सिख बन के अपने धर्म को बचाने लगे। और मेरे पिताजी को मेरे दादाजी ने सिख बनाया। बिल्कुल अब मेरे पिताजी के दादाजी को गला काट देंगे कि बेटे को बचाया है। बेटा बिल्कुल। बोलेगा बाप को बेटे को बचाया है। ये हो सकता है नहीं हो सकता। कि मेरे पिताजी दादाजी को बोले कि तुम हिंदुओं को हम सिखों ने बचाया? ये हो सकता है बिल्कुल क्या? पांच प्यारे जब उन्होंने शीश मांगे गुरु साहब ने कि 5 शीश चाहिए, 5 प्यारे बनाए जब उन्होंने, तो वो पांचों के पांचों हिंदू हैं। ये बात समझते क्यों नहीं है ये? तो ये बात बिल्कुल। सब समझा नहीं रहे, मरोड़ रहे हैं, तथ्यों को मरोड़ रहे हैं, हिस्ट्री को मरोड़ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी को मरोड़ रहे हैं, उसकी व्याख्या मरोड़ रहे हैं। तो कमी हमारे इस पंथ के जो लीडर्स हैं, जो एसजीपीसी है, वो कर रही है सारा कंट्रोल और सब बदल रही है नैरेटिव, और सरकार साथ दे रही है। अगर एक सरकार ऑब्जेक्शन नहीं कर रही सरकार, अगर तो ऑब्जेक्शन नहीं कर रही मतलब वो साथ है उसके। बिल्कुल करना चाहिए सरकार को ऑब्जेक्शन। व्हाट इज एक वर्क, जब कोई पढ़ाई करता है ना, एक बिजनेस के अंदर है व्हाट इज कम्युनिकेशन। बिल्कुल कम्युनिकेशन का डिफरेंशिएट क्या है? डिफरेंशिएट ये है कि अगर आप मेरी बीवी और मैं बैठा हूं, मैंने आपसे एक बात की और आपने उसका हाँ या ना नहीं की, मतलब यू आर नॉट डिनाइंग इट, आप मेरे साथ हैं। मैं बोलूंगा तो ठीक है मुझे 5 करोड़ रुपए देने हैं, वो खुशी को देंगे। अगर आप चुप रहते हो मतलब कि आपको देने पड़ेंगे। अगर आप बोलते नहीं नहीं देने तो समझे? तो यही हो रहा है। एसजीपीसी जो बोल रही है, सरकार ऑब्जेक्ट नहीं कर रही है, मतलब वो मान रही है। नहीं आप तो हिंदुस्तान खराब कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है ना मदद कर रहे हैं कि बिल्कुल। लड़ाई, आपको समझ नहीं आ रही है कि बेटा बाप को बाप मानने के लिए हिंदुस्तान में मुकर रहा है। बिल्कुल। और इसका ना काफी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आप गोल्डन टेम्पल पे, जैसे लोग क्या करते हैं ज्यादातर के बागा बॉर्डर गए, उन्होंने रिट्रीव पूरी सेरेमनी देखी और उसके बाद वो जाते हैं गोल्डन टेम्पल रात के टाइम पे। तो अब किसी ने यहाँ तिरंगा लगा लिया गालों पे, वो एंटर नहीं कर सकता है। हमने देखा है रोकते हुए कि भाई ये, और लोग कह रहे हैं ये इंडिया नहीं है जो तुम यहाँ पे घुस रहे हो। नहीं वो कहानी थोड़ी कहानी अलग थी। वो कहानी थी पहले लड़की स्कर्ट पे आई थी तो उसको भेज दिया गया, फिर वो तंग लगा के आई। वो अलग कहानी, कंट्रोवर्सी है। लेकिन मैं वो बात नहीं करता। मैं बात करता हूँ कि जैसे इस लड़की को रोका गया कि स्कर्ट पहन के आई थी, रोक दिया गया उसको। वी डोंट गो टू तिरंगा। बिल्कुल ठीक है, वो एक आम लड़की थी, साधारण लड़की थी। बिल्कुल इसी प्रकार जब हमारी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ आई थी गुरुद्वारा हरमंदिर साहब में, हाँ जी उसने सॉक्सी पहनी थी, स्कर्ट भी पहनी थी, टोपी पहनी थी, उसको रोका क्यों नहीं गया? बिल्कुल क्यों नहीं रोका गया उस गोरी को? क्वीन थी। मगर अगर मर्यादा सबके लिए सेम है, दैट शुड बी ओनली फॉर सेम फॉर क्वीन एलिजाबेथ। बिल्कुल हमारे गुरुओं ने बोल गए थे संगत और पंगत, जो भी गुरुद्वारे में आएगा सब के सब एक हैं। जो भी ये 4 दीवारी एंटर कर रहा है, सब के सब, ना कोई राजा है ना कोई रंग है, सब सेम है। तो फिर ये भेदभाव क्यों? जब कोई वीआईपी आता है
तो फोटो लेना भी अलाउड है, कैमरा भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है, अलग रास्ता देख के वो भेजते हैं, वो टोपी पहने घूम रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो अलाउड है। लेकिन कोई आम आदमी फोटो खींचे हिंदू, उसको थप्पड़ पड़ते हैं, क्यों? आप सब बराबर क्यों नहीं है? आप गुरु जी की मर्यादा को क्यों भूल रहे हैं? संगत और पंगत का, कि जो भी गुरुद्वारे में एंटर करेगा, ना कोई राजा, ना कोई रंग, सब बराबर हैं। सब भिखारी हैं जो और भगवान से मांग नहीं जाते। ये बताने क्यों बंद कर दिया? ये क्यों नहीं बताते कि हमारे सिखिज्म में लिखा गया है कि गुरुद्वारे में जो एंटर करेगा, नोबडी इज वीआईपी, ना कोई राजा, ना कोई रंग, सबको आप जो आपका वीआईपी आ गया, टोपी पहने घूम रहा है, सॉक्स पहने घूम रहा है, वो अलाउड है। कोई हिंदू आ जाए तो थप्पड़ पड़ते हैं, क्यों भाई? जब गुरुद्वारे में सर ढकना अलाउड है कि चुन्नी डालो या स्कार्फ पहनो, ठीक है, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, कैप इज नॉट अलाउड इन गुरुद्वारा। बिल्कुल। तो वो आप नॉर्मल अगर कोई एक हिंदुस्तानी हिंदू आता है तो आप उसको मना करते हो कि टोपी नहीं पहननी, पर वो पहन के भी नहीं जाता, वो स्कार्फ पहनता है। लेकिन ऐसे नहीं, अगर कोई फिल्म स्टार या कोई वीआईपी आता है तो आप उनको क्यों अलाउड करते हो? व्हाई? बिल्कुल बिल्कुल। और ये टोपी वगैरह ऐसी खुद की बनी हुई है कि टोपी पहन के जाना अलाउड नहीं है, ये नहीं है, सब बातें हैं, ये खुद की बनाई हुई बातें हैं। ये नहीं कि ये गुरु जी के टाइम पे क्या टोपी होती थी ऐसी कुछ चीज? जब गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश हुआ पहली बार, बिल्कुल। तब टोपियां थी, तो उस टाइम पे भी जा तो जो लोग थे वो एक तो क्या पहनते थे, लिपासा पहन के जाते थे गुरुद्वारे में। बिल्कुल। अब पीछे इन्होंने गुरुद्वारों में मुसलमानों से नमाज पढ़वाई है, उन्होंने सबने टोपियां पहने गए थे ना, वो उन्हें क्यों रोका? बिल्कुल। इस पे मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ। आपने जैसे ये बात करी ना, मैं बंगला साहब गुरुद्वारे गया था और आई वाज टेकिंग फोटोग्राफ, है ना, वो सरोवर के पास से। हाँ, रोक दिया होगा आपको। हाँ, तो एक आए तो हिज वर्ड्स वर के आ जेड़ा तू चिड़ू जिहा फड़ी फिरदा है ना, तोड़ दांगा। ये उन्होंने मुझे इस वे में बोला और मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा क्यों गुरबाणी च लिखा है कि ये चिड़ू नहीं यूज कर सकते? देन ही लुक्ड एट मी लाइक दिस कि इसको पंजाबी आती है, ठीक है। देन के नहीं अलाउड नहीं है। मैं क्या कित्थे लिखा है? मैं क्या जद गुरु साहब ने 11वें गुरु जी का ਇਹ ਸੁਧਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਘਰੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ, 11ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ जवाब दे दो ना। हमें ही बोला गया, आपने बोला, मैंने कहा गुरुद्वारे में 24 आवर का क्यों कैमरा लगाया आपने? बिल्कुल। क्यों लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं? कैमरा लाने तो कोई भी नहीं है फिर। बिल्कुल। तो ये अपने हिसाब से अपना एक कल्ट चला रहे हैं। इन्होंने सिख धर्म को जोड़ दिया है गजनी के धर्म से। लोग अपने बच्चों की फैमिलीज की पिक्चर्स लेते हैं फॉर निशानी, हाँ बिल्कुल, कि हम गए, हाँ बिल्कुल, फॉर गुड मेमोरीज। बिल्कुल, हमने ये पिक्चर ली है तो ये तो एक मेमोरीज है। आप 24 घंटे गुरुद्वारे में कैमरा खुद लगाओ, खुद फोटो लो। और मुझे समझ में नहीं आती है कि अगर चलो 1 मिनट के लिए भी कोई चीज अलाउड नहीं है, 1 सेकेंड, आप पोलाइटली क्यों नहीं बोल सकते? हर वक्त लड़ने को क्यों तैयार होते मारने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज है। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन हो रहा है कि आपके साथ जब ये सब चीजें आपकी फैमिली भुगत रही थी, उस टाइम क्या इंडियन एम्बेसी ने आपकी कोई हेल्प करी? हम इंडियन, वी आर नॉट इंडियंस। ओके। हम इंडियन हैं, तो अप्रोच भी नहीं किया आपने? कोई फोन नहीं आया, कोई हेल्प नहीं आई, कोई सपोर्ट नहीं मिली, बिकॉज आई एम अफगानी एंड ब्रिटिश। और एक बार की कहानी सुन लो मेरी, वैसे तो कभी हेल्प करने आई नहीं ब्रिटिश, ये इंडियन कॉन्सुलेट हमारे, क्योंकि हम वी आर नॉट इंडियन, वी डोंट हैव ओसीआई, हम ब्रिटिश नागरिक हैं और अफगानी डिसेंट है। तो जब मेरी लड़ाई बहुत चल रही थी खालिस्तानियों से, तो फेमस तो बहुत था ही मैं। तो दिवाली का दिन था, रात को मैं सो गया, सुबह उठा तो मुझे फोन आ रहा है एक इनके बीजेपी हेड का, जो यहाँ पे है यूके में। ओके। वो जानता था मेरे को। फोन में सोया बड़ा था आराम से, दारू पी थी रात को बहुत, सुबह सोए पड़े थे। एकदम फिर उठा, देखा फोन, इसको भी फोन आ रहे, मुझे फोन आ रहे। मैंने फोन उठाया, करीब 11-12 बजे थे दोपहर के। हरमन तू जिंदा है? उन्हें क्या हुआ? बोलते हैं रात को ना मुझे बस्ती से फोन आया भी कि आग लगी यहाँ पे, हांसलो में जामे रहता हूँ, एक घर में आग लगी, वहां पे 3-4 इंडियन जल के मर गए हैं, तू तो नहीं है वो? ओके। और उस टाइम तो मैंने कहा नहीं यार, मैं तो जिंदा हूँ, ये तो बोल रहा हूँ।
फोन रखा, मेरे कोई आया, ओ भाई साहब इंडियन एम्बेसी इज वेटिंग फॉर मी टू डाई, कि मेरा परिवार जल के मर जाए, खालिस्तानी मार दे, फिर इसको वो इशू बनाए। बिटेंगरी उस दिन के बाद मैंने काटा मार दिया उनको, एक्चुअली हम लोग मैंने काटा मार दिया, वो नहीं मैंने काटा मार दिया कि भाई साहब दे आर वेटिंग फॉर मी टू डाई, दे आर वेटिंग फॉर माय फैमिली टू डाई, कि वो इसका पॉलिटिकल इशू उठाए कि हमारा एक हिंदू सिख भाई जो खालिस्तान के खिलाफ खड़ा था उसको जला के मार दिया गया। दिस इज हिपोक्रेसी ऑफ दिस इंडियन एम्बेसी हियर। तो ये हेल्प मिली है मेरे को, दे आर वेटिंग फॉर मी टू डाई। अगर वो आज मारा गया तो वो उसका स्टेटमेंट आएगा ही आएगा, एक देशभक्त मारा गया। तो समझ लेना कि बिल्कुल। ये वॉर से बिल्कुल। अब मैं एक चीज़ और इस पे कहूँगा ना, इस पे वोट बैंक बड़ा इनका हिल जाता है किसी भी पार्टी का। और मैं ना इंडियन गवर्नमेंट को एक बार यहाँ पे एड्रेस करना चाहूँगा। जैसे इन्होंने कहा ना कि इंडियन एम्बेसी वाज वेटिंग फॉर देम टू डाई, उससे आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना आप उसका मुद्दा बना लोगे। इनके साथ आज खड़े रहोगे ना तो हर इंडियन जुड़ेगा आपके साथ जो बाहर रहता है, नॉट ओनली इन यूके, इवन इन ऑस्ट्रेलिया, यूएस, ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो इंसान आपके साथ जुड़ेगा कि हाँ ये लोग सपोर्ट में खड़े होते हैं, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एम्बेसीज हमारे साथ खड़ी हैं। एक उनके अंदर ना एक कह सकते हैं कि हम एक भरोसा पैदा होगा। तो प्लीज़ गवर्नमेंट से एक हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसे लोगों के साथ ना खड़े होइए और इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे ना दे आर यहाँ से इंडियन। वो सिर्फ एक पासपोर्ट पे एक थप्पा लगा हुआ है कि ब्रिटिशर्स। अगर नहीं होते तो ये लड़ते भी नहीं, इनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। और नहीं पड़ता तो आज ये भी अपनी मज़े की ज़िंदगी जी रहे होते। अपना एक रेस्टोरेंट इनका बड़ा अच्छा चल रहा था, वो चल रहा होता। एंड ऑफ दिस इंटरव्यू मैं सर आपसे नहीं, मैम से, मैम कुछ भी जो आप लोगों को कहना चाहें जो इंडियंस यूके में रहते हैं और जो इंडियंस यहाँ रहते हैं उनके लिए। सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, अपने देश के लिए खड़ो। चाहे इंग्लैंड में हो, यहाँ रह रहे हो तो यहाँ अपने देश के लिए खड़ो। इंडिया छोड़ के फिर भी हिंदुस्तान के लिए खड़ो। गवर्नमेंट आपकी हेल्प नहीं करेगी, ये सिर्फ बातें हैं। बिल्कुल। लेकिन आप अगर गुलाम नहीं बनना चाहते, देखो सब बिज़ी हैं अपने कामों में, खड़े हो, बोलो, अपने बच्चों को बचाओ। आपकी आज इन कंट्रीज़ में हिंदुस्तानी लड़कियों की जितनी ग्रूमिंग हो रही है, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आप चुप हो। बिल्कुल। और अपने बच्चों को बचाने के लिए तो बोलो कम से कम, किसी और के नहीं। आज अगर देखिए, आज मेरी लड़की आई थी, जब मेरे बच्चे की फ़ोटोएँ लगाई गई थी, तो किसी ने कुछ नहीं बोला। फिर आपकी लड़कियों की ग्रूमिंग होनी शुरू हुई, तब कोई दूसरा नहीं बोल रहा। तो ये धीरे-धीरे आपके घर में ही आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने अपनी आँखों से ऐसे लोग देखे हैं, जिनके बच्चे ग्रूम हुए हैं और उन्हें पता ही नहीं चला पेरेंट्स को। और पढ़े लिखे लोग, पढ़े-लिखे लोग, पता ही नहीं चला। और ऐसा नहीं था कि वो माँ-बाप अपने बच्चों को प्यार नहीं करते थे या अच्छी एक लाइफ नहीं दे रहे थे या कोई कमी थी उनके, किसी भी अच्छी, मतलब कोई अच्छी शॉपिंग नहीं करा रहे थे, कोई अच्छा खाना नहीं दे रहे थे, कोई बच्चे अच्छे स्कूल, यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे थे, सब बढ़िया था। लेकिन उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके बच्चियाँ कैसे खराब हो चुकी हैं, कैसे ग्रूम्ड हो चुकी हैं। क्योंकि दिल से हम लड़ रहे हैं, दिल के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। उनका पूरा ध्यान तो यही है, उनका पूरा ध्यान तो इसी में है। एंड वी हैव वो टू संगठित है, वो एग्ज़ैक्टली पूरा काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, बिकॉज़ दैट इज़ देयर प्रोफेशन, बिल्कुल। दैट इज़ देयर प्रोफेशन, नॉट पार्ट टाइम वर्क, दैट्स देयर प्रोफेशन, प्रोफेशन। हाउ टू ग्रूम, हाउ टू कन्वर्ट। और यूनिटी बहुत ज़रूरी है, हमारे में नहीं है। हमारे हिंदुओं में बिल्कुल, यहाँ पे 1% भी नहीं है। यहाँ पे यूनिटी नहीं है हमारे। वो सर कड़वा सच है। बिल्कुल। आपको एक बोलता हूँ इंसिडेंट, मेरा पास तब था, मेरा काम काज तो बंद हो गए थे, तो मेरे पे खालिस्तानी ने केस किया हुआ था ओके। यहाँ पे। तो मेरे पास पैसे थे नहीं वकील करने के लिए, तो कुछ लोगों से भी इंडियंस थे यहाँ पे, उनसे मिलके उन्होंने बात हुई, चलो पैसे इकट्ठा करते हैं। मुझे चाहिए थे 12,000 पाउंड लड़के स्टार्ट लड़ने के लिए, शुरू करने के लिए। ओके। सबने कहा सपोर्ट करेंगे। सिर्फ आया 2200 पाउंड, सिर्फ 2200 पाउंड। और कोई इसमें हमारा हिंदू भाई, जितने थे ना मेरे फॉलोवर, सिर्फ 1% फॉलोवर ने डाले पैसे, बाकी सब बात तो कर रहे हैं हम तेरे साथ हैं। फाइनेंशियल हेल्प कोई नहीं करता। आपने जैसे बोला अभी कि मेरी हेल्प करो, मुझे पता किसी ने कोई हेल्प नहीं करनी है, क्योंकि मैंने वो पैसे भी मैंने मांगे थे ताने मिले, केस लड़ने के लिए, ताने ज़रूर मिले। केस लड़ने के लिए, वो खालिस्तानियों के खिलाफ केस था, वो लड़ने के लिए मुझे पैसे चाहिए थे। भाई लड़ा, आप देखिए खुद लड़ा, खुद हमने अपनी पैरवी की और जीते भी हम।
कोई रास्ता था ही नहीं, मगर हमारी हेल्प किसी ने नहीं की। 1 साल तो ताने मिले हमको, ताने साल। मिले, देखो खाना खाने बाहर जा रहा है और लोगों से पैसे माँग रहा है। इंडिया आया है और हमसे पैसे माँग रहा है। तो भाई मैंने पैसे माँगे थे कोर्ट केस के लिए, अपने घर के खर्चे तो पैसे किसी ने माँगे नहीं मैंने आज तक। तो हमने किसी से पैसे नहीं, अपने मुझे क्यों पैसे माँगने? मेरे पास बड़ा कुछ है, बेच-बाच खा रहा हूँ, ज़िंदगी चल रही है अभी। अभी बड़ी गाड़ी खड़ी है घर, बेंटली गाड़ी में घूमता हूँ आज भी। चेक जेब में 1 पाउंड नहीं है, घूमना बेंटली में हूँ मैं। उनको लगता है बेंटली में घूम रहा है तो हम पैसे क्यों माँगे? तो मेरे पास कैश फ्लो नहीं है, केस लड़ रहा हूँ और मैं केस जो लड़ रहा हूँ खालिस्तानियों से, ये सबके लिए है। जो आप सब बिल्कुल खड़े होके बोलते हो ऑनलाइन, हम देश के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे के लिए। अब बात आई पैसे देने की कि केस लड़ना है, तो हरमन को पैसे क्यों चाहिए? वो तो बड़ा अमीर है, वही पैसे दे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता भाई। बिल्कुल अब यहाँ पे ना एक्चुअली मैं पिछले कुछ टाइम से सिर्फ पॉडकास्ट ना शूट कर रहा हूँ। एक हम कहते हैं ना एक फ्यूल तैयार कर रहे थे, क्योंकि मैंने 1 महीने का गैप लिया पोस्टिंग से। मेरे पास कुछ पॉडकास्ट पहले से शूटेड हैं जो मैंने स्केड्यूल कर दिए थे, और मैंने अभी अगला जो अपना पहला जो डालना है दैट इज़ ऑन 14th ऑफ जैन। कुंभ महाकुंभ शुरू हो रहा है उस दिन, तो हमने सोचा उसी अच्छे मुहूर्त पे करते हैं। बट मैं सारी एडिटिंग रुकवा के अब ये वाला एपिसोड 14th को डाल रहा हूँ। उसका रीज़न है रीज़न इज़ 26 जैन मैं यूके में रहने वाले इंडियंस को एक डेट दे रहा हूँ। 26 जैन हमारा रिपब्लिक डे। जैसा सर ने कहा कि 20-25 खोतिस्तानी सर के घर के बाहर आके हंगामा करके गए, मुझे सिर्फ 100 इंडियंस ट्राई करते हैं। 100 इंडियंस सर के घर के बाहर खड़े होके सिर्फ एक चीज़ अपने हाथ में ना एक बैनर लेके पहुंचे, वी सपोर्ट हरमन जी, और कुछ नहीं। एक बार ये ट्राई कीजिए, अगर हम 100 भी इकट्ठे कर पाए तो समझ लेंगे कि ये पॉडकास्ट सफल रहा। हमें व्यूज़ से कुछ लेना देना नहीं है, एंड इट्स माय प्रॉमिस। अभी हम मोनेटाइज नहीं हैं, हम नए हैं पॉडकास्ट में। जिस दिन मोनेटाइज हो जाएंगे, हर इंडियन से अर्ज है, देखिए उनको पैसे की कोई लालच नहीं है, जो मैंने इनकी बातों से भी देख लिया, बट हमारे फ़र्ज़ हैं क्योंकि दे हैव लॉस्ट देयर बिजनेस एंड एवरीथिंग। जिस दिन मोनेटाइजेशन का मेरा फर्स्ट मंथ का जो भी अमाउंट आएगा दैट विल गो टू हरमन जी सपोर्ट। और प्लीज़ हर इंडियंस जो यहाँ पे हैं, जो बाहर हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जो इंडियंस हैं, और ख़ासकर जो जाट भाई जो आजकल खालिस्तानियों के खिलाफ बहुत यूएस और कनाडा में एकदम खड़े हो रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, आपसे भी अर्ज है, प्लीज़ सर को सपोर्ट कीजिए। अगर आप यूके में हैं तो इनके घर के बाहर एक बार पहुंच जाइए 26 जनवरी को। टाइम हम एक बार जैसे ही पॉडकास्ट आउट होगा मैं इंस्टा वगैरह पे शेयर कर दूंगा, उस टाइम पे 100 बंदे पहुंच जाइए। वो 20-25 कभी इकट्ठे नहीं होंगे इनके घर के बाहर, ये गारंटी है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सर को। और मेरे कुछ दोस्तों ने कहा था यार इन चीज़ों में मत पढ़, लेकिन आज मैं नहीं पढ़ूंगा तो शायद मेरे आने वाली पीढ़ियाँ ना बहुत गलत चीज़ें सहेंगी। जैसे सर ने एक मुहिम उठाई है, मैं सिर्फ उसका 0.1% उठा रहा हूँ, सिर्फ ये पॉडकास्ट शूट करके। तो इन्हीं शब्दों के साथ सर आपसे विदा लेते हैं, एंड वी विल बी इन टच। एंड हमने लोगों को एक टारगेट दे दिया है, एक मुहिम छेड़ दी है, 26 जनवरी को सर के घर के बाहर इकट्ठे होइए। सिर्फ 100 बंदे भी हो गए तो वो 20-25 कभी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं करेंगे इनके घर के बाहर आने की। तो प्लीज़ अगर अगर एक बात ऐड करता हूँ, अगर 100 बंदे नहीं आए उस दिन, हाँ जी तो उनके जो खोतिस्तानियों के हौसले फिर बुलंद हो जाएंगे। फिर बुलंद हो जाएंगे। तो इट इज़ फॉर इंडिया, इट इज़ फॉर इंडिया। हाँ जी, डर नहीं है, क्योंकि इस बार मैं तैयार बैठा हूँ। बिल्कुल कोई बट इट इज फॉर इंडिया एंड इट इज फॉर यूनिटी। इट इज़ फॉर यूनिटी। एंड आप लोगों का भी ना फ़र्ज़ बनता है कि सर को कम से कम इतना तो लौटा दें कि हम सपोर्ट में खड़े हैं, ये दिखा दें। बाकी अगर अलग तरीके से अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू। क्योंकि सर ने से मुझे कोई ऐसी परमिशन है नहीं कि मैं कुछ आपसे आस्क करूं, लेकिन हाँ ये तो हम कर ही सकते हैं। एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि हम इस लड़ाई को कहाँ लेके जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सर, मैम, आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू। जय श्री राम जी, बोले जय सोने श्री यार, राम। सत श्री अकाल।